वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक में रेशोज़ को डिस्कस करेंगे, इनकी टाइप्स एंड फार्मूलाज, और फार्मूलाज के साथ साथ इन रेशो के जो मीनिंग्स हैं उनके ऊपर बात कर रहे होंगे। ब्रीफली हम आपके साथ सबसे पहले वो डाटा शेयर करेंगे जो हमने थ्रू आउट दिस वीडियो डिफरेंट इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया, ताकि आप उस डाटा का स्क्रीनशॉट या पिक्चर ले लें। अगर लैपटॉप पे देख रहे हैं तो फ़ोन से पिक्चर ले लें, अगर सेल पर देख रहे हैं तो फिर जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आप फिर साथ के साथ वो रेशोज़ जो हैं उनकी कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस डाटा की बेस पर आप कर सकते हैं। इसके बाद हम 5 टाइप्स की जो रेशोज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस या प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, फिर वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशोज़, लिक्विडिटी रेशोज़, डेट रेशोज़ या इन्हें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ भी कहा जाता है, और इन्वेस्टर रेशोज़ प्रिसाइजली शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कब हमें एवरेज वैल्यूज़ यूज़ करनी चाहिए और अब कब क्लोजिंग बैलेंस यूज़ करना चाहिए एग्ज़ाम के डाटा की बेस पर, और जनरली जो टाइप ऑफ रेशो है उसको देखते हुए। तो इन सारे स्टेप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये डाटा आप जो है अपने पास अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि हमने इस डाटा की बेस पर जितनी भी रेशोज हम डिस्कस कर रहे होंगे तो साथ के साथ उनकी कैलकुलेशन शो कर रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिंपल डाटा। तो बहुत सिंपल सा डाटा है। अगर आप लैपटॉप पर देख रहे हैं तो सिंपली टेक अ पिक ऑन द सेल फोन, और अगर आप सेल फोन पर ही देख रहे हैं तो फिर एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अगर आप साथ के साथ कैलकुलेशन अपनी परफॉर्म करना चाहते हैं तो उनको कर सकें। स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा है। और अगर आप जस्ट नहीं करना चाहते साथ के साथ परफॉर्म, तो रेशोज़ के फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करते हुए, उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हुए उसके बाद डायरेक्टली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, और इनके ओवरऑल डिस्कशन ये है कि परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस जो है वो मेनली दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है, कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन क्या है जो वो जनरेट कर रहा है। जाहिर बात है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है उसमें नॉर्मली, और सप्लाई कम होती है तो उसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा होता है। और अगर किसी इसका वाइस वर्सा सिचुएशन हो कि डिमांड कम हो रही है या फिर सप्लाई एक चीज़ की ज़्यादा है, तो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लो हो जाते हैं। तो एक तो आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही होगी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन पे, और दूसरा इस बात पर कि आप अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो कंबाइन होकर जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस डिपेंड करती हैं। अगर दोनों अच्छी हों कि प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी अच्छा है और एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स भी अच्छी है, तो फिर तो बहुत ही ऑब्वियसली बेस्ट परफॉर्मेंस शो हो रही होगी। बाज़ अवक़ात इनमें से एक चीज़ अच्छी होती है, बाज़ अवक़ात ये दोनों अच्छी होती हैं, और बाज़ अवक़ात दोनों ही प्रॉब्लम सिचुएशन में होती हैं, तो अकॉर्डिंगली एक्शन लेना पड़ता है। तो जो रेशोज इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए, वो प्रॉफिट टू सेल्स रेशोज हैं, कॉस्ट टू सेल्स रेशोज हैं, एसेट टर्नओवर रेशो है जो बेसिकली एसेट्स की यूटिलाइजेशन को मेजर करती है, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, और रिटर्न ऑन एसेट्स है। तो वन बाय वन इन सारी रेशोज को जो है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट टू सेल्स रेशो की बात करें तो जो मेन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कहलाती है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी कहते हैं उसे। उसमें हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं, डिवाइड करते हैं सेल्स से। तो जिस तरह यहाँ पे इलस्ट्रेटिव डाटा की बेस पर हमारे पास आ रहा है 9.07%। फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होती है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। तो वो हमारे पास आ रही है 22.89%, जो हमने डाटा यूज़ किया। नेट प्रॉफिट रेशो में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया जाता है यूजुअली, और उसको सेल्स से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेट आ जाता है। ये ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह से लोअर होता है। अब इन रेशोज की इंपॉर्टेंस क्या है? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो तो अक्सर यूज़ की जाती है डिफरेंट कंपनीज में कंपैरिजन के, सेम इंडस्ट्री में जो, क्योंकि सेम इंडस्ट्री के अंदर सेम ग्रॉस प्रॉफिट होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट भी है और साइज अगर डिफरेंट भी है, तो जो प्रोडक्ट के ऊपर आपकी कॉस्ट लग रही है और उसकी जो मार्केट में सेल प्राइस चल रही है वो तकरीबन एक जैसी होती है, तो फिर अक्रॉस जो है बिजनेसेस हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है वो सेम इंडस्ट्री में अमूमन सेम होती है, और कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है कि कौन कितनी अच्छी कॉस्ट जो है प्रोडक्शन कॉस्ट को कितना अच्छा मैनेज कर रहा है। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंस है वो इन दो रेशोज को आपस में कंपेयर करने से भी आता है। यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के साथ कंपेयर करने का ये फ़ायदा होता है कि पता चलता है कि क्या एंटिटी की जो ओवरहेड कॉस्ट हैं, एडमिन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हैं, कहीं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है।
क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा होंगी तो एक एंटिटी अच्छे ग्रॉस प्रॉफिट के बावजूद नेट प्रॉफिट का जो रेशो होगा उसका वो लो होगा। तो अगर एक अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत लो आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपको अपने ओवरहेड्स जो एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं या फाइनेंस कॉस्ट हैं, अगर आप नेट प्रॉफिट का मेजर यूज़ कर रहे हैं तो उसको फोकस करना चाहिए और उनको इम्प्रूव करना चाहिए। उसको इम्प्रूव करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट तक तो चीज़ आपकी पहले ही ठीक है। फिर इसका नॉर्म या परफॉर्मेंस बेंचमार्क ये है कि जितनी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपका हो उतनी अच्छी बात है। तो अगर दो डिफरेंट एंटिटीज़ का आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें जिसके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा अच्छे ज़्यादा होंगे उसको ज़्यादा बेहतर समझा जाए। फिर कॉस्ट टू सेल्स रेशो को डिस्कस करेंगे। तो एक तो हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स रेशो। तो सिंपली कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय सेल्स। तो ये जिस तरह से यहाँ पर आ रहा है 77.11%, तो इट मीन्स कि आप जो सेल करते हैं उसमें 77.11 तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। इसी तरह से आप सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो ले सकते हैं। एडमिन एक्सपेंस की अगर अलग लाइन आइटम का डाटा अवेलेबल है तो उसको अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अलग से कर सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट रेशो निकाल सकते हैं। टैक्स एक्सपेंस रेशो निकाल सकते हैं। तो कोई भी आप इसमें से इम्पैक्ट निकाल सकते हैं। अब इन रेशोज़ का फ़ायदा क्या होता है कि इन रेशोज़ से डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट जो हमारी सेल्स के रिलेशन में लग रही होती हैं तो उनको मॉनिटर करने में हेल्प मिलती है। और अगर ख़ास तौर पर जो है वो कंपेटिटर के साथ कंपैरिजन से पता चलता है, इंडस्ट्री एवरेज से पता चलता है कि हम कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लगा रहे हैं, कहाँ पर हमारी एफिशिएंसी है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री। और ओवर द पीरियड चेक करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा हो तो हमें देखना पड़ता है कि जी क्यों डिफरेंस आ रहा है हमारा ओवर द पीरियड, क्या इम्प्रूवमेंट है, तो वो किन एक्शंस की वजह से है, ताकि उनको मज़ीद जो है यूटिलाइज़ किया जाए। और अगर कोई हमारी कॉस्ट बढ़ रही है तो आइडेंटिफाई किया जाए कि क्यों बढ़ रही है और जो रेमेडियल एक्शन हैं वो लिए जाएँ। कॉस्ट ऑब्वियसली जितनी कम लगे उतनी अच्छी बात है, तो ये रेशो जितनी लोअर होती हैं उतनी बेहतर कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट हम अब एसेट टर्नओवर रेशो पे बात करेंगे। तो एसेट टर्नओवर रेशो ये बताती है कि आप एसेट्स को कितना अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। तो एसेट टर्नओवर रेशो जो कैलकुलेट की जाती है इसका मेन फार्मूला तो है सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल इम्प्लाइड। कैपिटल इम्प्लाइड का मतलब होता है इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लोन्स। तो सेल्स को इससे डिवाइड करते हैं। अब ये आ रहा है 3.82 टाइम्स। अच्छा, 3.82 टाइम्स का मतलब क्या है? मतलब ये कि जितना आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल, इक्विटी और लोन दोनों का मिलाकर बिजनेस में लगाया था, आपने उससे 3.82 टाइम्स जो है यूटिलाइजेशन की है एसेट की। यानी अगर आपने 1 रुपी बिजनेस में इन्वेस्ट किया था तो आपने सेल 3.82 की कर ली है उससे। तो 1 रुपए की सेल की, फिर जो पैसे आए फिर 1 रुपए की सेल की, फिर की, यानी ऑलमोस्ट 3.82 टाइम्स को अगर 4 लें तो इसका मतलब है कि जो पैसा आपको मिला था आपने उसको 4 टाइम्स यूटिलाइज कर लिया एक पीरियड के अंदर। तो इसको अल्टरनेटिवली हम यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम कैपिटल इम्प्लाइड को टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ करके भी ले सकते हैं, क्योंकि टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ भी वही इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बन जाएगा। तो सेम आंसर आएगा। तो डिपेंड कर रहा होता है कि बाज़ औक़ात किस तरह का डाटा हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो जितने ज़्यादा ये जो मैयर है ये किस बात का है कि आपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने एसेट्स को कितना अच्छा यूटिलाइज़ किया। और ये रेशो जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी बात है। मतलब अगर आप 100 रुपीज़ से 10 टाइम्स उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो आपकी सेल 1000 की हो जाएगी। और अगर आप सिर्फ 2 टाइम्स यूटिलाइज़ करते हैं तो आपकी सेल 200 की होगी। तो ऑब्वियसली जितना आप एफिशिएंटली पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आप उससे रेवेन्यू और सेल्स जनरेट कर रहे होंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड देखेंगे अब रेशो। अब इसमें जो मेन फार्मूला यूज़ किया जाता है वो तो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल इम्प्लाइड। कुछ क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं दिया हुआ होता तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स और इंटरेस्ट ऐड बैक करके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। और कैपिटल इम्प्लाइड वही है इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। और इस बेसिस पर ये रेशो आ रही है 34.65%। अल्टरनेटिवली जिस तरह से कैपिटल इम्प्लाइड मालूम करने के लिए आप टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ भी लेस कर सकते हैं, तो आपको सेम फिगर मिल जाती है जो इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी की होती है। सो डिपेंड कर रहा होता है कि क्वेश्चन में डाटा कैसे है। इंटरेस्टिंगली दो रेशोज जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं उनसे भी रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड मालूम किया जा सकता है। यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है और एसेट टर्नओवर रेशो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको
रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड पता चलता है। और इसी वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशो कंसीडर होती है परफॉर्मेंस की, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड, क्योंकि इसमें ये प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्नओवर, कि आपने एसेट्स को कितना अच्छा यूटिलाइज किया, दोनों रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं और उससे आपके पास अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस आ रही होती है। लेकिन कितने परसेंट आए आरओसी, तो वो अच्छी बात है, तो ये भी हम देखेंगे। लेकिन मेन बात ये है कि आरओसी जो है वो एंटिटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो हायर होना चाहिए। यानी अगर आप के जो शेयर होल्डर्स इनका रिक्वायर्ड रिटर्न है वो 15% है, तो आप कम से कम 15% से तो ऊपर अर्न कर रहे हो। अगर आप बैंक से लोन 18% पे ले रहे हैं, तो एटलीस्ट आपकी जो आरओसी है वो 18% से तो ऊपर होनी चाहिए, ताकि आपको भी कुछ बच रहा हो। तो ये इंडिकेट करता है कि एक एंटिटी अपने कैपिटल को इफेक्टिवली इम्प्लाई नहीं कर रही या इनफ वैल्यू शेयर होल्डर के लिए जनरेट नहीं कर रही, तो वो हाईलाइट हो जाता है इससे। नॉर्म जो है वो यही है कि आर ओ सी इंडिकेट कि मोर एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल है, बट ऑब्वियसली जो हर एंटिटी की एक अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है जितने में उन्हें पैसा मिल रहा होता है, तो उससे ऊपर अगर आप रिटर्न अर्न कर पा रहे हैं तो दैट वुड बी गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी पे बात करेंगे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में जब हम बात करते हैं, तो अब हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं लेते, बल्कि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करके लेते हैं। और अब हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जो इक्विटी होल्डर्स हैं, यानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें तो प्रॉफिट का वो हिस्सा मिलता है जो आफ्टर टैक्स हो, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे हो चुका हो, तो फिर जो बचेगा वो उनको मिलेगा। तो इसमें इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड यूज होता है। डिवाइड करते हैं इक्विटी से कि इक्विटी जितनी है उसकी बेस पे, ताकि परसेंटेज आ जाए। इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स कैपिटल भी कहा जाता है। इसमें मैयर क्या करते हैं कि जो शेयर होल्डर ने जो इन्वेस्टमेंट की भी है एंटिटी के अंदर, उस पर उनको कितने परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है। तो इसमें बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी नॉर्मली यूज़ की जाती है, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यूज़ करेंगे तो फिर आपको यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट भी पता चल रहा होगा कि एग्जैक्टली मार्केट वैल्यू पर जो पैसा शेयर होल्डर्स ने लगाया उस पर वो क्या अर्न कर रहे हैं। तो उसको जो है ज़्यादातर बुक वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है इस रेशो को, लेकिन कुछ लोग मार्केट वैल्यू पे भी कैलकुलेट करते हैं। और जो नॉर्म है इसका वो है द मोर द मैरियर, जितनी ज़्यादा आपको परसेंटेज मिल रही होगी उतने ज़्यादा ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स खुश होंगे कि उनको जितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो। रिटर्न ऑन एसेट्स, इसके अंदर ज़्यादातर तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से यूज़ किया जाता है, टोटल एसेट्स को यूज़ करते हैं डिनोमिनेटर के तौर पे। बट समटाइम्स कुछ जगह पे नॉन करंट एसेट्स भी कुछ एंटिटीज़ या कुछ बैंक्स वगैरह जो है अपने एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन की हुई है टोटल एसेट्स पर की हुई है, आप नॉन करंट एसेट्स पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एग्जाम में नॉर्मली जब नॉन करंट एसेट्स को यूज़ किया जाता है रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए, तो फिर वो मेंशन कर देते हैं कि रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स। तो ये 19.38% आ रहा है। अच्छा, वंस अगेन ये मेजर करता है कि जो एक बिजनेस में टोटल एसेट्स हैं या समटाइम्स नॉन करंट एसेट्स हैं, वो एक एंटिटी कितना बेहतर यूटिलाइज कर रही है। और ऑब्वियसली ये रेशो भी, जितनी रिटर्न रेशोज हैं और प्रॉफिट रेशोज हैं उनकी तरह जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी बात है। वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशोज पर बात करते हैं, ये हमारी सेकंड टाइप है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जो जहन में रखने हैं आपने इस पे एनालिसिस करने के लिए, वो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल में आप इन्वेस्टमेंट कर दें, पैसा लगा दें, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लोअर हो जाती है। क्योंकि जो आपका कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक वगैरह है, रिसीवेबल्स हैं, प्रीपेमेंट्स हैं, इन्वेंट्री है, ये आपको प्रॉफिट अर्न करके नहीं दे रही होती अगर ये ज़्यादा भी पड़ी हुई हैं। अनलेस कि आप बहुत क्विकली ने सेल कर रहे हैं, तो फिर तो आपकी इन्वेस्टमेंट इनके अंदर वैसे ही कम होगी। यानी रिसीवेबल अगर आप कहते हैं जल्दी कैश मिल जाता है, तो आपका पैसा तो रिसीवेबल में कम ट्रैप होता है। इसी तरह इन्वेंट्री अगर जल्दी सेल हो जाती है तो आपको ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती। लेकिन अगर आपको ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, आपको ज़्यादा रिसीवेबल्स का बैलेंस जो है वो होता है, आपका कैश का ज़्यादा बैलेंस रखना पड़ता है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो लोअर प्रॉफिटेबिलिटी होती है। इसी तरह से अंडर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं वर्किंग कैपिटल में, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो इंप्रूव हो जाएगी कुछ, कि जो पैसा है वो आपने नॉन करंट प्लांट खरीद लिया, उससे आपको फिर प्रोडक्शन बढ़ गई, एट्सेट्रा। लेकिन फिर लिक्विडिटी रिस्क आ जाता है कि आपको फिर अपनी करंट लाइबिलिटीज पे करने में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर एक और सिचुएशन है जिसे स्पेसिफिकली ओवर ट्रेडिंग कंडीशन कहते हैं। ये आपने खास तौर पर इवेल्युएट करनी है कि किसी सिनेरियो में ये ना हो रहा हो, अगर ये हो रहा है तो इसको हाईलाइट करें कि ये एंटिटी ओवर ट्रेडिंग कंडीशन में जा रही है, जो कि काफ़ी रिस्की सिचुएशन होती है। और ये पता कैसे चलता है, जब एक एंटिटी के रिसीवेबल, इन्वेंट्री और पेबल्स यानी वर्किंग कैपिटल के जो आइटम्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हों और मोर देन प्रोपोर्शनेटली टू रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं।
कैश डिक्रीज हो रहा हो अलार्मिंग स्टेज पर, तो ये एक प्रॉब्लम सिचुएशन होती है। इससे अक्सर लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाते हैं और एंटिटीज बकायदा बैंकरप्ट भी हो जाती हैं सिचुएशन में। तो प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि जब एक बिजनेस में ग्रोथ आती है तो उसका रेवेन्यू बढ़ता है। अच्छा, रेवेन्यू बढ़ रहा होता है तो इसका मतलब है डिमांड ज़्यादा होती है, तो स्टॉक ज़्यादा खरीदना पड़ता है। अच्छा, स्टॉक ज़्यादा खरीदा जाता है तो इन्वेंट्री लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर जो रिसीवेबल्स का बैलेंस भी बढ़ जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि सेल ज़्यादा हो रही है। तो अब ज़्यादा स्टॉक खरीद रहे होते हैं तो पेबल्स भी बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिसीवेबल, पेबल या इन्वेंट्री का बढ़ना प्रॉब्लमेटिक है। अगर तो ये ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है, यानी आपका रेवेन्यू भी 20% इंक्रीज हुआ और आपके रिसीवेबल, पेबल और इन्वेंट्री जो हैं वो भी ऑलमोस्ट जो है वो 20% की रेंज के अंदर ही इंक्रीज हुए, तो ये तो इसका मतलब है कि जितनी ग्रोथ हो रही है उसके साथ साथ आप एडजस्ट कर रहे हैं अपने वर्किंग कैपिटल को। लेकिन अगर आपका रेवेन्यू 20% से बढ़ रहा है, आपका स्टॉक 60% बढ़ गया है, आपके रिसीवेबल 80% बढ़ गए हैं, आपके पेबल्स डबल हो गए हैं, कैश आपका हाफ हो गया, तो ये अब एक अलार्मिंग स्टेज है कि आप जो है लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हैं। आप ग्रोथ को जो है अननेसेसरली जो है अपने वर्किंग कैपिटल के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। तो ग्रोथ जितनी हो रही है उसके साथ साथ अगर बिजनेस मैनेज कर रहा हो वर्किंग कैपिटल को, देन इट्स फाइन, इट्स गुड। लेकिन अगर ग्रोथ के टाइम में भी मिस मैनेज कर दिया जाए वर्किंग कैपिटल को तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब इन रेशोज की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो रिसीवेबल कलेक्शन डेज या रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है, इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, सप्लायर पेमेंट डेज या पेबल टर्नओवर रेशो है, और कैश साइकिल जिसे ऑपरेटिंग साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल, डिफरेंट नाम हम कहते हैं, तो वो इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो इन 4 पॉइंट्स पर वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले रिसीवेबल से रिलेटेड बात करें तो इसको, रेशो को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसमें हम ट्रेड रिसीवेबल्स इंटू 365 अगर डेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं। अच्छा, सेम रेशो अगर मंथ्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल इंटू 12 कर दें, 365 डेज के बजाय 12 मंथ्स कर दें, तो आपके पास जो आंसर है वो मंथ वाला आ जाएगा। तो डिवाइड करना है सेल से। नॉर्मली क्रेडिट सेल्स की फिगर यूज़ की जाती है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है क्योंकि रिसीवेबल से वो रिलेट करती है। तो हमारे पास जो डाटा है उसमें 47.41 डेज आ रहे हैं। अच्छा, एक और तरीका है इसी रेशो को कैलकुलेट करने का जिसे टर्नओवर रेशो कहते हैं, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसमें अगर आप देखें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर जो है आपस में स्विच कर दिए हमने, यानी सेल्स ऊपर चली गई, ट्रेड रिसीवेबल नीचे आ गए, और अब आंसर हमारा आ रहा है 7.7 टाइम्स। तो ये दोनों एक ही रिजल्ट जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साल में 47.41 डेज 7.7 टाइम्स आते हैं। यानी अब इसको समझने के दो तरीके हैं। 47.41 डेज का मतलब ये है कि ऑन एवरेज जब आप किसी कस्टमर को सेल करते हैं तो आपको 47-48 डेज लगते हैं उससे पैसे कलेक्ट करने में। अच्छा, इसी तरीके से जो 7.7 टाइम्स का मतलब है वो ये है कि साल में ऑन एवरेज 7.7 टाइम्स आप अपने रिसीवेबल से पैसे रिकवर करते हैं। अगर आप 47.41 को 7.7 टाइम्स, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी हर 47 डेज बाद आप पैसे रिकवर करते हैं, अगर इसे 7.7 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज ही आएगा। यानी एग्जैक्ट पॉइंट्स में चले जाएंगे तो एग्जैक्ट 365 भी आ जाएगा। तो टाइम्स में देखना और डेज में देखना दोनों तरीके से देखा जा सकता है। क्रेडिट सेल्स की फिगर यूज़ की जाती है जहाँ पर भी मोर अप्रोप्रिएट हो, बाजुकात नहीं होता डाटा गिवन तो फिर हम जितनी भी सेल्स होती है उसे क्रेडिट एज्यूम कर लेते हैं। अब इस रेशो का बेसिकली मतलब क्या है कि वो टाइम जो एवरेज हमें लगता है अपने क्रेडिट कस्टमर से पैसे कलेक्ट करने में, ऑब्वियसली ये टाइम ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा डेज आ रहे हैं आपके, तो इसका मतलब है कि इनएफिशिएंट कलेक्शन है आपकी। नॉर्म इसके जो हैं वो ये हैं कि अगर डेज़ में हम बात करें तो जितने कम डेज़ के अंदर आप रिकवर कर पा रहे हैं उतनी अच्छी बात है, और टाइम्स में अगर बात करें तो जितनी ज़्यादा ये रेशो आ रही होगी उतनी अच्छी बात होगी, उतनी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा आपका कलेक्शन जो है यूटिलाइजेशन है कि आपकी कलेक्शन की टाइमिंग्स उतनी अच्छी हैं। इन्वेंट्री पे बात करते हैं। सो एक तो डेज में कैलकुलेट करने के लिए एवरेज होल्डिंग पीरियड है इन्वेंट्री इंटू 365 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स के कम्बिनेशन से हम एवरेज निकाल लेते हैं कि हमें अपनी इन्वेंट्री को जब हमारे पास आती है और जब हमें उसे जो है सेल कर पाते हैं फिनिश गुड्स बनाने के बाद, तो वो 51.72 डेज हमें लग रहे हैं ऑन एवरेज। इसी रेशो को अगर टर्न ओवर रेशो यानी टाइम्स में कैलकुलेट करें तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर स्विच कर दें आपस में, तो आपके पास आंसर आ रहा है 7.05 टाइम्स, यानी आप 7 टाइम्स
अपनी इन्वेंट्री प्रोसेस कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। यानी जो इन्वेंट्री आती है वो साल में ऑन एवरेज 7 टाइम्स आपके पास से चली भी जाती है। अच्छा, अब ये रेशो जो है वंस अगेन एस्टिमेट करिए, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि एवरेज टाइम जो दैट इन्वेंट्री इज हेल्ड बिफोर इट इज़ यूज्ड और सोल्ड। तो इसके जो नॉर्म हैं वो ये हैं कि इन डेज तो शॉर्टर पीरियड जितना हो उतनी अच्छी बात है कि आप बड़े क्विकली अपनी इन्वेंट्री आने के बाद सेल कर लेते हैं। और इन टाइम्स हायर बेटर है कि जितनी ज़्यादा मरतबा आप अपनी इन्वेंट्री सेल कर लेंगे उतनी अच्छी आपकी एसेट्स की यूटिलाइजेशन होगी, उतने अच्छे आपके जो हैं परफॉर्मेंस होगी। ख़ास तौर पर अगर हम डिटेल में जाएं तो बाज़ एंटिटीज़ ने 3 डिफरेंट किस्म की इन्वेंट्रीज रखी हुई होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड। तो डेज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो फार्मूला जो है वो, अगर रॉ मटेरियल के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इन्वेंट्री डिवाइड बाय मटेरियल कंज्यूम यूज़ करेंगे आप। और अगर वर्क इन प्रोसेस के लिए करना चाहते हैं तो उसकी इन्वेंट्री को डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से। और अगर फिनिश गुड्स के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिनिश गुड इन्वेंट्री को डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। ये तीनों रेशोज भी आप टाइम्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को स्विच कर दें और 365 जो डेज है उसको इग्नोर कर दें, तो आप ये टाइम्स में भी निकाल सकेंगे। तो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स को अलग अलग टाइम को भी देख सकता है, जिससे पता चलता है कि अगर एफिशिएंसी है तो वो कौन सी स्टेज पर है और अगर इनएफिशिएंसी है तो वो कौन सी स्टेज पर है, ताकि रेलिवेंट जो करेक्शन एक्शन हो सकता है वो लिया जा सके। अब पेबल्स पे बात करते हैं। तो पेबल्स पे जब बात करेंगे तो एवरेज पेमेंट पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रेड पेबल्स इंटू 365 डिवाइड बाय परचेजेस, जो हमारे पास 59.84 डेज आ रहा है। और अगर इसी रेशो को हम टर्नओवर रेशो की फॉर्म में कैलकुलेट करें तो 6.1 टाइम्स हमारे पास आ रहा है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को स्विच करके। तो परचेजेस की फिगर यूज़ की जाती है, क्रेडिट परचेजेस की यूज़ की जाती है। और इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अमाउंट ऑफ परचेजेस अवेलेबल ना हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर के साथ ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो परचेजेस फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो परचेजेस इक्वल होती हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री के। तो उसकी बेस पर आप परचेजेस को कैलकुलेट करके उस फिगर को फिर यूज़ कर लेंगे। जहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री अवेलेबल ना हो और परचेज की फिगर भी अवेलेबल ना हो तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को यूज़ कर लें। तो इस रेशो से हमें पता चलता है कि बेसिकली ऑन एवरेज हम कितना टाइम लेते हैं अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में। और ख़ास तौर पे ये रेशो जो है वो सप्लायर्स के लिए बड़ी रेलिवेंट होती है, जब वो एक एंटिटी के लिए क्रेडिट पीरियड और क्रेडिट वर्दीनेस उसकी इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि इन्हें कितना क्रेडिट दें, कितने दिन के लिए दें। तो वो इन चीज़ों को नोटिस करते हैं। नॉर्म इसका ये है कि इन डेज तो हम बात करेंगे कि रेशो जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी बात है, अभी जितनी देर से हमें पैसे देने पड़ेंगे उतनी हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आपको सप्लायर्स अलाउ करते हैं 60 डेज और आप उन्हें ऑन एवरेज पे कर पाते हैं 80, 90, 100 डेज में, तो ये भी एक जो है कह लें कि प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा होता है कि आप जो आपको टाइम अलाउड किया गया है उसके अंदर आप पे नहीं कर पा रहे। और फिर इससे अगर आप जितना टाइम आपको अलाउ किया जाता है उससे ज़्यादा टाइम अगर एक एंटिटी ले रही होती है अपने सप्लायर्स को पे करने के लिए, तो फिर उनके अपने सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, फ्यूचर में क्रेडिट नहीं मिलता, बाज़ात वो चीज़ें सप्लाई करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड होना चाहिए, लेकिन वो पीरियड होना चाहिए जो आपको आपके जो सप्लायर्स हैं अलाउ भी कर रहे हैं। और यही रेशो अगर इन टाइम्स हो तो हम कहेंगे कि जितनी कम हो उतनी अच्छी बात है। कैश साइकिल की बात करते हैं। तो बेसिकली जो हमने अभी 3 रेशोज कवर की उन्हीं की बेस पर कैश साइकिल कैलकुलेट होता है। तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड ऐड करें, माइनस कर दें पेबल्स का पेमेंट पीरियड, तो आपके पास कैश साइकिल आ जाएगा। इसको ऑपरेटिंग साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो टाइम जो एक एंटिटी को अपने रॉ मटेरियल्स को कैश में कन्वर्ट करने में लगता है। यानी जब आपने आपके पास से कैश गया फॉर रॉ मटेरियल, जो आपने सप्लायर्स को पे किया रॉ मटेरियल एक्वायर करने के कुछ अरसे बाद जब टाइम ख़त्म हुआ, उसके बाद से लेकर उसको सेल करने तक और सेल करने के बाद पैसे कलेक्ट करने तक, यानी कैश आउट से लेकर कैश इन तक का टाइम। तो आपके पास से कैश जाता है जब आप रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज करते हैं और आपके पास कैश आता है जब आप अपने रिसीवेबल से उसकी कलेक्शन कर लेते हैं। दरमियान में इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड भी होता है। तो कैश साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड कंसीडर किया जाता है और ये जितना शॉर्ट पीरियड हो उतना बेहतर समझा जाता है। और अगर एक बिजनेस ऐसा है जो कि लेट से जिसके वर्किंग कैपिटल साइकिल 15 डेज है, तो देखिए उन्हें ज़्यादा लंबे लोन्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर वो किसी सीज़न के अंदर
अपना स्टॉक बढ़ाना भी चाहते हैं तो वो चीज़ अगर बढ़ाएंगे तो 15 किसी से लेट से क्रेडिट लेते हैं तो 15 डेज़ के अंदर वो उसे पैसे वापस कर सकेंगे, क्योंकि जो पैसे उनके पास से जाते हैं वो 15 डेज़ बाद उनके पास वापस आ जाते हैं। इसके मुकाबले में एक बिजनेस ऐसा है जिसका ऑपरेटिंग साइकिल लेट से हम कहते हैं 7 to 8 मंथ्स का है, तो उसको देखें अगर वो आज किसी से पैसे लेते हैं तो उन्हें वापस पैसे अपने बिजनेस में डालकर मिलेंगे 7 to 8 मंथ के बाद, और फिर वो उसको वापस कर सकेंगे। तो कैश साइकिल किसी भी बिजनेस का जितना कम हो उतनी अच्छी बात होती है। लिक्विडिटी रेशोज पर बात करेंगे अब। तो लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कैश हमारे पास हो या हमारी एक्सेस में हो, जिससे हम अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं पेमेंट्स की वो इजीली कर सकें। तो लिक्विडिटी रेशो दो हैं हमारे पास, करंट रेशो और क्विक रेशो। क्विक रेशो को एसिड टेस्ट रेशो भी कहा जाता है। तो वन बाय वन इनकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो पहले फोकस करेंगे करंट रेशो को। करंट रेशो इज सिंपली करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो ये टाइम्स में भी रिफ्लेक्ट की जाती है और जिस तरह से 1.19 रेशो 1 भी की जाती है। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि 1 रुपये की करंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट आपके पास 1.19 के करंट एसेट्स हैं। इस रेशो की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि ये पता चलता है कि एक एंटिटी अपनी करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स से कैश जनरेट करके कितनी हद तक पे कर सकती है। अब नॉर्म जो है वो अक्सर आइडियल कंसीडर होता है कि 2 टाइम्स होनी चाहिए, ये रेशो 2:1 जो है वो आइडियल है। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता। डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं, कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें 1.5 नॉर्म समझा जाता है, कुछ में इवन 1.5 से भी कम को नॉर्म समझा जाता है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है वो ये वेरी करता है कि क्या नॉर्म होगा। टिपिकली 2:1 की रेशो जो है वो नॉर्मल समझी जाती है ज़्यादातर, लेकिन वंस अगेन ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट होगा। कुछ इंडस्ट्रीज में इवन 1.3 की जो करंट रेशो है वो भी बहुत नॉर्मल और अच्छी कंसीडर होती होगी। टिपिकली हायर रेशो होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारी लिक्विडिटी बेहतर है, लेकिन फिर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने ज़्यादा पैसा करंट एसेट्स में लगाया हुआ है। करंट एसेट्स जो हैं वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं आपके नॉन करंट एसेट्स। इसी तरह लोअर रेशो का मतलब होगा कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको करंट लाइबिलिटीज पे करने में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन फिर हायर प्रॉफिटेबिलिटी को भी ये यूजुअली इंडिकेट कर रहा होगा अगर हालात अच्छे हैं। सिमिलरली अगर हम क्विक रेशो की बात करते हैं तो क्विक रेशो का मतलब है, इसे एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, कि क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं? करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्री पेमेंट्स निकाल दें, क्योंकि इन्वेंट्री को समझा जाता है कि ये कैश में ज़रा स्लो कन्वर्ट होती है। पहले आप इन्वेंट्री को मे बी रॉ मटेरियल पड़ा हो उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको सेल करेंगे, फिर उसके पैसे कलेक्ट करेंगे, फिर कैश आएगा लाइबिलिटी को पे करने के लिए। इसी तरह जो प्री पेमेंट्स होती हैं तो उन वो वाला पैसा, तो प्री पेमेंट्स आपने एडवांस दिया हुआ है किसी को, वो पैसे थोड़ी मिलने, उसके अगेंस्ट गुड्स मिलनी है या उसके अगेंस्ट सर्विसेज मिलनी है। तो प्री पेमेंट्स वाले पैसों का जो है आपको से लाइबिलिटीज़ पे नहीं कर पा रहे होते। तो क्विक एसेट्स में इन शॉर्ट आपके जो रिसीवेबल्स हैं और कैश वगैरह है वही बच जाता है। तो सिर्फ वो हाईली लिक्विड एसेट्स बच जाएंगे जो कैश में कन्वर्टेबल होते हैं, उनको हम इस अकाउंट में लेते हैं, तो उन्हें कहते हैं जी क्विक एसेट्स। तो ये सिंपली करंट एसेट्स में से इन्वेंट ज़्यादातर जो है, क्योंकि जस्ट इन्वेंट्री का आइटम होता है, प्री पेमेंट्स नहीं होती, तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री लेस करके क्विक एसेट्स निकाल लेते हैं और उससे क्विक रेशो आ जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे रेशो आ रही है 0.66 टाइम्स, यानी 1 रुपये की करंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट 1.66, 2/3 जो है वो क्विक एसेट्स अवेलेबल हैं। यानी 2/3 लाइबिलिटीज़ तो पे अगर फ़ौरन भी करनी पड़े तो कोई मसला नहीं है, बाकी 1/3 जो है उसके लिए इन्वेंट्री बेच के जब पैसे आएंगे फिर की जा सकेंगी। तो ये इसका मीनिंग है कि आपके पास जो है क्विक एसेट्स से करंट लाइबिलिटीज़ फ़ौरन पे करनी पड़े तो क्या होगा। इसमें जो नॉर्म है वो 1:1 का जो रेशो है वो आइडियल कंसीडर होता है, बट वंस अगेन जिस तरह हमने करंट रेशो में डिस्कस किया कि अक्रॉस इंडस्ट्रीज इससे लोअर रेशोज भी नॉर्मल हैं, लोअर क्विक रेशोज। हायर रेशो होगी तो बेटर लिक्विडिटी बट लोअर प्रॉफिटेबिलिटी, लोअर रेशो होगी तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकता है बट यूजली समटाइम हायर प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है उसके साथ। यानी सेम रूल्स हैं इसके जैसे करंट रेशो के अंदर हैं, तो सेम पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखेंगे। जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि करंट रेशो और क्विक रेशो को कंपेयर करके बाजू का पता चल सकता है कि एक एंटिटी ने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री में तो इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। अगर एक एंटिटी की करंट रेशो बहुत अच्छी है और नज़र आ रहा है कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब क्विक रेशो कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत लो है, तो इट शोज कि उसने ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेंट्री में है, और उनको अगर फ़ौरन अपनी लाइबिलिटीज़ पे करनी पड़ गई करंट लाइबिलिटीज़ तो उनको प्रॉब्लम आ सकता है। अब डेट रेशोज एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज को देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज जो हैं वो एक एंटिटी के टोटल डेट्स को
मॉनिटर करने के लिए यूज़ होती हैं कि वो विद इन कंट्रोल तो हैं, एक्सेसिव तो नहीं है। इसमें बेसिकली हमारी सबसे मेन रेशो तो गेयरिंग रेशो या डेट इक्विटी रेशो कहते हैं उसे, और इंटरेस्ट कवर रेशो जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो पहले हम गेयरिंग रेशो को देखते हैं। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं, डिवाइड करते हैं कैपिटल इम्प्लाइड से, यानी इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट दोनों से। तो जैसे हमारे पास 47% आ रहा है, तो हमें ये पता चल रहा है कि जी 47% डेट है और बाकी 53% जो है वो इक्विटी है। तो डेट इक्विटी इस तरीके से पता चल रही है। दूसरा इसको तरीका है कैलकुलेट करने का डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी से, यानी लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी। तो आप ऊपर डेट लिखते हैं, नीचे इक्विटी लिखते हैं। तो फर्क ये है कि जो हमने ऊपर फार्मूला यूज़ किया उसमें लॉन्ग टर्म डेट भी डिनोमिनेटर में इंक्लूड हुआ हुआ, नीचे नहीं हुआ हुआ। तो इसमें आपके पास आ रहा है 89.55%, यानी इक्विटी की परसेंटेज के तौर पे देखा जाए तो जो डेट है वो 89.55% है। इसको गेयरिंग को लेवरेज भी कहा जाता है। ये रेशो इंडिकेट करती है कि एक बिजनेस में जो ओवरऑल कैपिटल इम्प्लाइड है उसके अंदर डेट कितना है। तो 100% के कॉन्टेक्स्ट में देखें टोटल कैपिटल इम्प्लाइड को, तो ये वे यूज़ किया जाता है, और इक्विटी के मुकाबले में डेट को देख रहे हो तो ये सेकंड वे यूज़ किया जाता है। नॉर्म जो है वो ये है कि हाई गियर्ड और हाईली लेवरेज बिजनेस जो होते हैं वो हाई रिस्क हाई रिटर्न बिजनेसेस होते हैं, और लो गियर्ड बिजनेसेस जो हैं वो लो रिस्क लो रिटर्न बिजनेस होते हैं। अब इनमें से क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, तो एज सच ये तो फैक्टर जो है एज एन अकाउंटेंट हमारा डिफाइन करने का नहीं होता। कुछ लोग जो हैं वो रिस्क टेकर होते हैं, वो हाई गियर्ड बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। कुछ लोग जो हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं, वो लो गियर्ड बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वंस अगेन अगर किसी को हाई रिटर्न चाहिए तो वो रिस्क भी हाई लेने को तैयार होगा, और किसी को लो रिटर्न के साथ अगर उसका गुजारा हो सकता है तो वो लो रिस्क के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हाई गियरिंग में जो रिस्क ज़्यादा होता है वो जनरली इसलिए होता है कि ऑलरेडी जिस एंटिटी के लोन ज़्यादा होते हैं तो उसके डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इनको मज़ीद लोन बोरो करने के अंदर प्रॉब्लम आता है। बाद औक़ात सिचुएशन ख़राब हो जाए तो ये रिस्क होता है कि ये बिज़नेस बैंक करप्ट हो जाएगा। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो जनरली हो सकता है कि एक बहुत हाई गियर्ड जो बिजनेस है उसके अंदर इन्वेस्ट ना करना चाह रहे हो, बट अदरवाइज रिस्क टेकर वुड स्टिल गो फॉर हाईली गियर्ड कंपनी। इंटरेस्ट कवर की बात करते हैं, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो 220 का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, 34 का इंटरेस्ट है, यानी इतना इंटरेस्ट तो ये एंटिटी अपने इस प्रॉफिट से 6.47 टाइम्स भी पे कर सकती थी। तो हाउ मैनी टाइम्स अ कंपनी कैन पे इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंस फ्रॉम इट्स अर्निंग। तो जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज होगी उतनी ज़्यादा सिक्योर है फॉर लैंडर्स टू रिकवर द इंटरेस्ट फ्रॉम द एंटिटी। तो अगर कोई भी बैंक एक एंटिटी को लोन दे रहा है तो वो ये देखेगा कि जो इंटरेस्ट कवरेज क्या है, मतलब गेयरिंग को भी देखेंगे लेकिन इंटरेस्ट कवरेज को भी देखेंगे। अगर इंटरेस्ट कवरेज हाई होगी तो ये सिक्योर है कि इसका मतलब है इस एंटिटी के प्रॉफिट्स में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन भी हुई तो फिर भी ये इंटरेस्ट पे करने के काबिल होंगे। लेकिन अगर एक बिजनेस ऐसा है जिसके प्रॉफिट्स जो हैं वो इतने ही बचते हैं कि उनसे इंटरेस्ट पे किया जा सके, तो उसके प्रॉफिट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, मार्केट में सिचुएशन ख़राब हो गई, तो उनको इंटरेस्ट पे करना उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। तो एटलीस्ट जनरली जो मिनिमम एक्सेप्टेबल कंसीडर किया जाता है इंटरेस्ट कवर, वो 2 टाइम्स का किया जाता है कि इतना तो मिनिमम होना चाहिए, इससे जितना ज़्यादा हो फिर वो अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स की रेशो, तो ये रेशोज प्रिसाइजली तो इनिशियल लेवल के सिलेबसेस में शामिल नहीं होती, लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक अच्छा आइडिया आपको दे सकती है। तो शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड होते हैं कि उनकी जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी अच्छी रही है, उस पर क्या परफॉर्मेंस रही है। तो वो बेसिकली 5 रेशोज़ के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी पे, जिसको हमने ऑलरेडी परफॉर्मेंस रेशोज़ में भी डिस्कस कर लिया। अर्निंग्स पर शेयर, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, यानी एक शेयर पे क्या प्रॉफिट बना। तो इस पर IS 33 भी है अर्निंग्स पर शेयर, और उसके मुताबिक इसकी रेशो कैलकुलेट की जाती है। काफ़ी टेक्निकल वेज में भी कैलकुलेट होती है डिपेंडिंग अपॉन कि अगर ड्यूरिंग द ईयर शेयर इशू में है, बोनस शेयर इशू में, वगैरह वगैरह। फिर एक प्राइस अर्निंग रेशो, ये स्टॉक मार्केट रेशो भी कहलाती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पी रेशो बहुत ज़्यादा टर्म यूज होता है। प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी इसका ये मतलब होता है कि 1 रुपये अर्न करने के लिए कितने रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो अगर किसी एंटिटी की पी रेशो 12 है तो इसका मतलब है कि अगर आप उससे 1 लाख रुपए अर्न करना चाहते हैं तो 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 1 करोड़ रुपए अर्न करना चाहते हैं तो 12 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो पी रेशो बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करती है। डिविडेंड यील्ड जो है वो
आपको बताती है कि जी कितना परसेंटेज आपको डिविडेंड मिला। तो आपको लेट से एक एंटिटी का आपने शेयर खरीदा था 30 रुपीज़ में और आपको 3 रुपीज़ का डिविडेंड मिला, तो 3/30 10% आपकी डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड कवर जिस तरह इंटरेस्ट कवर है, तो उसी तरह डिविडेंड कवर है कि ये एंटिटी इतना डिविडेंड अपने प्रॉफिट से कितना इजीली दे सकती है। तो जिस तरह इंटरेस्ट कवर में हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि वो प्रॉफिट होता है जिसमें से इंटरेस्ट अभी पे होना होता है। डिविडेंड के लिए हम वो प्रॉफिट यूज़ करते हैं जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है, यानी आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो डिविडेंड कवर भी जितना ज़्यादा हो उतनी अच्छी बात है। अगर एक एंटिटी का डिविडेंड कवर लेट से 5 टाइम्स है, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट्स में कुछ कमी भी हो गई, तो तब भी एंटिटी ये लेवल ऑफ डिविडेंड जो है वो फ्यूचर में मेंटेन कर सकती है। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे यूजिंग एवरेजेस और क्लोजिंग बैलेंसेस को। तो एवरेज वैल्यू किसी भी चीज़ की कैलकुलेट करनी हो एग्जाम क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ओपनिंग, जो फिगर ले लें उसकी क्लोजिंग फिगर ले लें और 2 से डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, तो एवरेज आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी। तो एवरेज वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू में से कौन सी यूज़ करनी चाहिए? एवरेज वैल्यू प्रेफर्ड की जाती हैं जब आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज कैलकुलेट करें, तो कैपिटल इंप्लाइड एवरेज लेना चाहिए। जब रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड ले रहे हैं उसमें कैपिटल इंप्लाइड एवरेज ले लें, इक्विटी एवरेज ले लें, रिटर्न ऑन इक्विटी में, रिटर्न ऑन एसेट्स में जो टोटल एसेट्स हैं उनका एवरेज ले लें। इसी तरह वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशोज जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो रिसीवेबल का एवरेज यूज़ कर लें, इन्वेंट्री का एवरेज यूज़ कर लें, पेबल्स का एवरेज यूज़ कर लें, सेल्स परचेज का एवरेज नहीं। तो जो रिसीवेबल इन्वेंट्री पेबल्स हैं इनका एवरेज जो आपका मेन फैक्टर है। क्लोजिंग वैल्यूज जो हैं वो यूज़ की जाती हैं इवन इफ एवरेज डाटा अवेलेबल हो। लिक्विडिटी रेशियोज में जैसे करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, क्विक एसेट्स, इनमें एवरेज वैल्यू नहीं ली जाती, इसमें क्लोजिंग वैल्यूज जो हैं उनको फोकस किया जाता है। इसी तरह जो गेयरिंग है, लॉन्ग टर्म डेट है या इक्विटी की फिगर यूज़ होती है गेयरिंग के अंदर, तो उसके अंदर भी हम जो फिगर यूज़ करते हैं वो ईयर एंड की यूज़ करते हैं, क्योंकि फोकस ये होता है कि इस वक्त एंटिटी की लिक्विडिटी पोजीशन या इस वक्त एंटिटी की गेयरिंग पोजीशन ये है, तो हम एवरेज में इंटरेस्टेड नहीं होते, करंट पोजीशन जो होती है उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। एग्जाम परस्पेक्टिव से हम एवरेज यूज़ कर रहे होंगे या क्लोजिंग यूज़ कर रहे होंगे, वो जहाँ पर तो क्लोजिंग ही सूटेबल है वहाँ तो हमेशा ही क्लोजिंग यूज़ कर लें। लेकिन जहाँ एवरेज सूटेबल है तो डाटा पे भी डिपेंड करता है। बाज़ अगर 2 ईयर्स का डाटा गिवन है, 2 ईयर्स की ही कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, तो फिर तो क्लोजिंग वैल्यू यूज़ करें ना। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि जी 2020 2021 का डाटा गिवन है, तो आप 2021 की एवरेज इन्वेंट्री ले लेंगे, लास्ट ईयर की एवरेज इन्वेंट्री तो नहीं ले सकेंगे, उसका तो डाटा अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो कंपेरेबल नहीं रहेगा। तो दोनों का फिर क्लोजिंग वैल्यू यूज़ कर लें। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि एक एडिशनल ईयर का डाटा गिवन होता है, यानी 3 साल का डाटा गिवन है, 2 ईयर्स की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको 2019 20 21 3 साल का डाटा गिवन है, रेशो आपने कैलकुलेट करनी है 21 और 20 की, तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन की जो इंटेंशन है वो ये है कि आप एवरेज वैल्यूज़ यूज़ करें। 19 और 20 की फिगर से आप एवरेज निकाल लें फॉर 20, और 20 और 21 की फिगर से आप एवरेज निकाल लें फॉर 2021, तो फिर आपको एवरेज वैल्यूज़ यूज़ करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।